तो ऋषि, हमने हाल ही में जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ अनाउंस किया है, जो कि इंडिया का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड है। बिकॉज हम बेंचमार्क अवेयर हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? सेम रिटर्न्स और लोअर कॉस्ट, ऑब्वियसली बेटर कंपाउंडिंग हो जाएगा लॉन्ग रन में। इंडिया का सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड कैसे डिफरेंट है? हम जिस तरह से जियो ब्लैकरॉक में फ्लेक्सी कैप में ये ऐसे ही अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है। बिकॉज आपके मोस्टली 100 to 150 स्टॉक्स रहेंगे, वो स्टॉक सिलेक्शन होंगे कैसे, उसका क्या प्रोसेस है? उसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स देखते हैं। तो ट्रेडिशनल डेटा को और ऑल्टरनेटिव डेटा को हम हमारे फंड में यूज़ कैसे करने वाले हैं? इसका एनालॉजी मैं क्रिकेट के थ्रू देना चाहूँगा। वहाँ पे जैसे रन आउट हुआ, अंपायर ने देखा रन आउट है कि नहीं, तो उस समय फ्यू सेकेंड्स में डिसाइड करना है। नमस्ते, मैं हूँ स्मिता, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जियो ब्लैकरॉक एएमसी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर लगता है, लेकिन निवेशक के लिए इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आज भारत का निवेश का नज़रिया तेज़ी से बदल रहा है। नए निवेश उपाय, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बढ़ती हुई जानकारी के वजह से मार्केट्स तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। इस परिवर्तन के दौर में निवेशकों के लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट्स को कैसे देखा जाए और निवेश के फैसले कैसे लिए जाएं। इस पर और डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऋषि कोहली, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जियो ब्लैकरॉक एएमसी। ऋषि के पास इंडियन कैपिटल मार्केट्स में 24 साल से अधिक अनुभव है और अपने क्वांट और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में नए नए फंड्स डिज़ाइन किए हैं। आपके हेज फंड्स और क्वांट स्ट्रैटेजीज़ में आपने एक अलग ही पहचान बनाई है। आपकी नेतृत्व यानी आपके लीडरशिप में ऐसे फंड्स बने जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशियन रीजन में भी सराहे गए हैं। अब जियो ब्लैकरॉक एएमसी में ऋषि अपने इसी अनुभव से हमारे इन्वेस्टमेंट टीम को एक दिशा देते हैं और उसे और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जिसमें वो अपने अनुभव से हमें इन विषयों को थोड़ी और सरलता से समझाएंगे। तो ऋषि, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो ऋषि, हमने हाल ही में जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ अनाउंस किया है, जो कि इंडिया का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड है। इससे पहले कि हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप आपका करियर का सफ़र हमारे साथ शेयर करिए और ये भी बताइए कि जियो ब्लैकरॉक एएमसी ज्वाइन करने का फ़ैसला आपने कैसे लिया? ज़रूर। मेरे करियर का जो पाथ रहा है वो शुरू से ही डेटा ड्रिवन और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग रिलेटेड फोकस रहा है पब्लिक मार्केट्स में। शुरुआत मैंने की थी अमंग द इनिशियल पीपल इन डेरिवेटिव्स मार्केट शुरू में 2001 में। उसके बाद 2007 ऑनवर्ड्स बाई साइड में इंडिया का पहला क्वांट फंड सिस्टमैटिक फंड, एशिया का पहला क्वांट सिस्टमैटिक फंड 2011 में, और फिर लॉन्ग शॉर्ट हेज फंड स्ट्रैटेजीज़ इंडिया के लिए 2012 ऑनवर्ड्स मैंने करे थे। और उसी करियर पाथ पे आगे प्रोग्रेस करते हुए जब जियो ब्लैकरॉक के प्लान्स बने इंडिया के लिए और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा पार्ट था उसका, तो मुझे लगा नेचुरल प्रोग्रेशन है कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ज्वाइन करके एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है पूरे देश पे, क्योंकि ये पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में इसका इम्पैक्ट जाएगा। और दूसरा ऑफ कोर्स ब्लैकरॉक का ग्लोबली फोकस रहा है डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे, और जियो का डिजिटल रीच है जो बहुत लंबा है पूरे भारत में। तो इन दोनों का जो मिक्स है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के लिए वापस काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और एक फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन, फ़ाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी रेजोनेट किया मेरे साथ, क्योंकि एक लार्ज सोशल इम्पैक्ट एट स्केल का पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मुझे एक्साइट किया। ओके, ग्रेट, थैंक यू ऋषि। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। हम सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी की बात कर रहे थे, तो आखिर ये है क्या? पहले तो सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी SAE इन शॉर्ट ब्लैकरॉक का एक ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी डेकेड से वो यूज़ कर रहे हैं और दुनिया भर के मार्केट्स में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और इंडिया में सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के ज़्यादा फंड्स हैं नहीं, और स्पेशली स्केल पे किसी ने नहीं किया हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा गैप था। और इंडिया में डेटा का इतना एक्सप्लोजन हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में,
टेक प्लेटफॉर्म्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूज़ करता है, यंगस्टर्स यूज़ करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगेन आप गांव में भी जाओ तो जियो ऐप मिलेगा आपको और टेक प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। तो ये जो मिक्स है ये एनीवे लैंड वेल करता है टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, और इसलिए इस दिशा में सोचना चाहिए। ओके तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि आपने कहा कि बाकी रीजन्स में ब्लैक रॉक ने सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हमारा इंडिया का सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड बाकी फंड से कैसे डिफरेंट है? हाँ, सो एक तो मेजॉरिटी फंड्स इंडिया में अभी भी ट्रेडिशनल फंडामेंटल ओरिएंटेड होते हैं, डिस्क्रेशनरी जो हम बोलते हैं, सिस्टमैटिक का ऑपोजिट। तो मेजॉरिटी फंड्स तो वैसे हैं। फिर जो कुछ सिस्टमैटिक क्वांट फंड्स हैं उनमें भी टिपिकली जो बोलते हैं कि फैक्टर ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, विच मीन्स कि अगर हम मोमेंटम फंड की बात करें फॉर एग्जांपल, तो जो स्टॉक्स रिसेंटली अच्छा चले हैं वो आगे चलेंगे। ये एक ब्रॉड थीम है इन अ वेरी सिंपल वे। लेकिन वो थीम अगर नहीं काम कर रहा होगा तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा, वो कर रहा होगा तो बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे। तो वो एक अलग वे हो गया इन्वेस्टिंग स्टाइल का, उसमें स्टॉक्स का नंबर भी कम होता है। हम जिस तरह से जियो ब्लैक रॉक में फ्लेक्सी कैप में ये ऐसे ही अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है, बिकॉज हम बेंचमार्क ओरिएंटेड हैं, बेंचमार्क अवेयर जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बेंचमार्क है इसमें NSE 500, उससे मैं बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करना चाहता हूँ कभी भी। ये मानना है हमारे प्रोसेस को देख के कि उससे मिनिमल डिविएशंस रख के कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द मार्केट, तो वो एक बेटर ऑब्जेक्टिव हो जाता है हर निवेशक के लिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन भी आ जाता है। अगर आप ज़्यादा डिविएट करोगे तो वो एक टेंडेंसी रहता है कि ख़राब टाइम में आप एग्जिट मार दो, तो फिर आपका कंपाउंडिंग नहीं हो सकेगा लॉन्ग रन में। लेकिन इस प्रोसेस में हमारा बिलीफ है कि वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हमारा ही नहीं लेकिन हर इन्वेस्टर का इनबिल्ट हो जाएगा। तो ये अप्रोच, ऐसे ही अप्रोच की जो आप बात कर रहे हो, ये कैसे अलग है? इसमें हम ऐसा क्या अलग करते हैं कि हमारा फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट में जो फ्लेक्सी कैप फंड है उससे अलग स्टैंड आउट करेगा? आपने बात करी कि हम ब्रेड्थ पे काम करेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? श्योर। सो पहले तो जो ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने कहा कि वो बेंचमार्क रिलेटेड है, थोड़ा सा हम ज़्यादा डिविएट नहीं करना चाहते। बिकॉज हम बेंचमार्क अवेयर हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बाकी फंड से ज़्यादा होंगे। टिपिकली एट एनी पॉइंट इन टाइम 120 to 150 स्टॉक्स रहेंगे पोर्टफोलियो में, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब आप बोल सकते हो कि इतना डाइवर्सिफाइड है तो रिटर्न कैसे आएगा, लेकिन बिकॉज सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हमने उसकी टेस्टिंग करी हुई है, ग्लोबली अप्लाइड है, 120-150 स्टॉक हैं। फिर हमारा वीकली रिबैलेंसिंग है, सो हर वीक जो भी डेटा आया है, जो भी नया इन्फॉर्मेशन आया है वो अपडेट होके हमारा सारे स्टॉक्स का रैंकिंग चेंज हो सकता है, तो उसके बेसिस पे कुछ ट्रेड्स और रिबैलेंसिंग हर वीकली होगी, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में बहुत मायने रखती है, क्योंकि बेसिक जो मैथ्स और साइंस जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में, उसमें यही है कि जितने ज़्यादा आप बेट्स लो ओवर टाइम उतना आपका अल्फा जनरेट होगा। तो वीकली, अगर आप मंथली या क्वार्टरली की जगह वीकली कर रहे हैं तो वो आप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हैं कि वो आपके अल्फा ज़्यादा जनरेट हो। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बाकी अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं अप्रोच के, तो जो हमारा पोर्टफोलियो जनरेशन मॉडल है, जिससे पोर्टफोलियो निकलेगा, स्टॉक्स का वेट्स निकलेंगे, उसमें मेरे अल्फा सिग्नल्स, मतलब आप ब्रॉड लेवल पे समझ लो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। सो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, लेकिन रिस्क स्कोर्स, रिस्क एक्सपेक्टेशंस, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हैं, लिक्विडिटी एनालिसिस है हर स्टॉक की, तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑप्टिमाइज़र में जाते हैं और फिर हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक्स का जनरेट हो रहा है अलॉन्ग विद द वेटेजेस। मोस्टली फंड्स पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जनरेट करेंगे और फिर वो रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट और ये सब के बारे में सोचेंगे या कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। लेकिन बिकॉज हमारा सारा कुछ एक साथ जा रहा है, तो हमारा रिस्क मैनेज, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जा रहा है और उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू ये एक्सप्लेन करने के लिए। बट मुझे एक और क्वेश्चन था कि आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे कैसे? आप कह रहे हो कि बहुत सारे आपके मोस्टली 100 to 150 स्टॉक्स रहेंगे, वो स्टॉक सिलेक्शन होंगे कैसे? उसका क्या प्रोसेस है? तो उसमें हम बहुत सारे सिग्नल्स देखते हैं। सिग्नल्स अगर सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें तो बहुत सारा डेटा एनालाइज हो रहा है। जो भी डेटा से हम कुछ एक्शनेबल इंसाइट, आगे उसका क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं,
जो कुछ आइडिया आपको दे रहा है कि स्टॉक या कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, तो उस एक्शनेबल इंसाइट को जब कन्वर्ट हो गया डेटा, उसको हम लार्जली सिग्नल बोल रहे हैं। सिंपल एग्जांपल्स हो गए जो आपके ट्रेडिशनल फंडामेंटल सिग्नल्स होते हैं, जैसे वैल्यूएशन का प्राइस अर्निंग्स, प्राइस बुक रेशियो हो गया, या आपका कंपनी कैसे ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ हो गया, या आपके क्वालिटी मेट्रिक्स होते हैं, रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग मार्जिन, कैश फ्लोज, ये सब हो गए। तो ये एक ट्रेडिशनल डेटा से ट्रेडिशनल सिग्नल्स आ गए। और फिर ऑल्टरनेटिव डेटा जिसका काफ़ी यूज़ है हमारे प्रोसेस में, वो आ जाते हैं जिसमें वेब सर्चेस, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सब तरह के ऑल्टरनेटिव डेटा और ऑल्टरनेटिव एनालिसिस भी हमारे प्रोसेस में आता है। तो वो मेरे ऑल्टरनेटिव सिग्नल्स हो गए। तो ट्रेडिशनल सिग्नल्स, ऑल्टरनेटिव सिग्नल्स जो भी हैं, ये सब मिक्स करके हर स्टॉक के लिए हर सिग्नल का एक वेटेज होगा, और वो सारा एक सर्टेन वेटेड एवरेज कॉम्बिनेशन हर स्टॉक के हिसाब से एक अल्फा स्कोर आएगा, और उसका एक रिलेटिव रैंकिंग होगा कि ठीक है, ये 750 स्टॉक्स में मेरे ये कट ऑफ के ऊपर स्कोर्स हैं, या ये टॉप 120, 150 हैं, तो ये फिर मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। एक ईजी वे में ऐसे समझ सकते। ट्रेडिशनल डेटा होता है और अल्टरनेटिव डेटा होता है। तो ट्रेडिशनल डेटा को और अल्टरनेटिव डेटा को हम हमारे फंड में यूज़ कैसे करने वाले हैं? इसका एनालॉजी मैं क्रिकेट के थ्रू देना चाहूँगा। वहाँ पे जैसे रन आउट हुआ, अंपायर ने देखा रन आउट है कि नहीं, तो उस समय फ्यू सेकेंड्स में डिसाइड करना है, लिमिटेड जो भी उन्होंने देखा है उसके बेसिस पे डिसीजन हो जाएगा। जबकि थर्ड अंपायर के पास गया तो थर्ड अंपायर डिफरेंट एंगल से देख सकता है, अलग कैमराज यूज़ कर सकता है, और टाइम ले सकता है डिसाइड करने के लिए। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स यूज़ कर रहा है टू कम टू अ डिसीजन, और वो ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा इसीलिए। इसी वे में सिस्टमेटिक और ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज़ का डिफरेंस आप समझ सकते हो कि सिस्टमेटिक में ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव डेटा सारा लिया जाएगा, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे हमारे प्रोसेस में हम 400 सिग्नल से ज़्यादा ट्रैक करते हैं, और वो किसी ह्यूमन एलिमेंट को नेकेड आई से देख के एक डिसीजन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वो फ़र्क हो गया सिस्टमेटिक और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का। ठीक है। तो ऋषि, मुझे बताइए कि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है? आपके पोर्टफोलियो को ये फंड कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है, आई वुड से, और व्हाई वुड वन इन्वेस्ट इनटू अ जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड? देखिए, एक तो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट होगा, उसका एक एलोकेशन होना चाहिए। फिर इक्विटी में आ गए तो पैसिव भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। एक्टिव में आए तो ट्रेडिशनल एक्टिव भी होना चाहिए और सिस्टमैटिक एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि ये अलग पोर्टफोलियोज जनरेट करते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा। और इसीलिए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कभी कोई बेटर कर रहा होगा, कभी कोई, तो वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए। इसलिए फ्लेक्सी कैप हमारा फंड, क्योंकि वो सिस्टमैटिक एक्टिव वाले अप्रोच में आता है, तो वो उस एंगल से इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेकेंडली, फ्लेक्सी कैप का मतलब है सारे मार्केट कैप कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसमें आप थोड़ा बहुत वेटेजेस डिफरेंट मार्केट कैप कैटेगरीज में बढ़ा घटा सकते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव अट्रैक्शन जो उन मार्केट कैप्स में है, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, प्राइस एट्सेट्रा। तो वो भी आपको एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच में करने का मौका मिल रहा है, और वो भी वापस सिस्टमैटिक प्रोसेस में अच्छा ब्लेंड करता है, क्योंकि सिस्टमैटिक प्रोसेस में मैं इतने सारे स्टॉक्स एनालाइज कर सकता हूँ, और उसमें फिर मेरे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं लेकिन कुछ में ज़्यादा वेटेज होगा, वो मेरा कम ज़्यादा हो सकता है ओवर टाइम। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे प्रोसेस में मैच करती हैं, जो हाईलाइट है कि ये इसलिए अच्छा रहेगा निवेशकों के लिए। और बाकी रिस्क मैनेज्ड है, एफिशिएंट कॉस्ट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये सब एडवांटेजेस हैं जिसके वजह से देखना चाहिए जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो ऋषि, कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? जैसे कि हम कहते हैं कि छोटी से छोटी बचत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ा अमाउंट आपको बना के दे सकती है, तो इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली। सेम रिटर्न्स और लोअर कॉस्ट, ऑब्वियसली बेटर कंपाउंडिंग हो जाएगा लॉन्ग रन में, क्योंकि आपका नेट जो सेविंग हो रहा है वो ज़्यादा है। और हम भी इस फंड को टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.5% पे लॉन्च कर रहे हैं, और डायरेक्ट शेयर क्लास है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। और ये लो कॉस्ट हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम डेटा और टेक्नोलॉजी का बहुत हैवी यूजेज है, और इसीलिए जो ट्रेडिशनल ओवरहेड्स और पीपल कॉस्ट और
बाकी चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में, वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लैक रॉक का ग्लोबल अलादीन प्लेटफॉर्म जियो ब्लैक रॉक में भी यूज़ करते हैं, और वो प्लेटफॉर्म ये करता है कि वो एंड टू एंड इंटीग्रेट कर देता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लेके ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और ऑपरेशंस। तो वो सीमलेस इंटीग्रेशन बहुत एफिशिएंटली हो रहा है, टाइम बच रहा है, लोगों का कॉस्ट बच रहा है, तो इसलिए हम वो लोअर कॉस्ट में कर सकते हैं जो हम इन्वेस्टर्स को पास कर रहे हैं। सो ऋषि, अगर आपको इस समराइज़ करना हो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को के बारे में, तो आप इसको कैसे समराइज़ करेंगे? जी, मैं समराइज़ करूँगा कि सबको ये याद रखना चाहिए, डेटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, हाईली डिफरेंशिएटेड, रिस्क मैनेज्ड प्रोसेस। बहुत धन्यवाद ऋषि। शुक्रिया। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सारे निवेशकों को मार्केट्स के बारे में समझने में मदद मिले और आप अपने निवेश के फैसले सोच समझ कर लें। ऋषि, आपने अपना अनुभव विचार हमारे साथ शेयर किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात एक मुश्किल लगने वाले विषय पर। आशा है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं स्मिता आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद एंड नमस्ते। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।